नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज गेन में। मेरा नाम है गोविंद और आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ में पॉलिटी। और पॉलिटी का अपन ने इससे पहले जो आज पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1935, इससे पहले हमने इसके ऑलमोस्ट सभी अधिनियम एक्ट वगैरह पढ़ लिए। तो हमने इसकी शुरुआत की थी 1773 के एक्ट से। 1773 के एक्ट से लेकर हमने फिर 81 का पढ़ा एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 84 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा, फिर 1793 का पढ़ा, 1813 का पढ़ा, 35-33 का पढ़ा, फिर 1800 हमने 56 का पढ़ा, 58-53 का पढ़ा, 1858 का पढ़ा, 1861 का पढ़ा हमने। फिर उसके बाद में हमने 1893 का पढ़ा, फिर उसके बाद में 1909 का पढ़ा, और 1909 के बाद में हम 1935 का है, जिसको आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, भारत शासन अधिनियम 1935। और ये जो अधिनियम है, इससे हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे प्रावधान लिए गए। सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था हमारे भारतीय संविधान में, जो भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसकी हम सबसे पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि क्या है इसकी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत की मांगों को पूरा करने के लिए आवश्यक संवैधानिक परिवर्तन लाने हेतु भारत शासन अधिनियम 1919 को अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया। अधिनियम में उल्लेख किया गया कि इन संवैधानिक व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए 10 वर्षों में एक आयोग नियुक्त किया जाएगा, जिसके तहत समय से पूर्व साइम कमीशन का गठन किया गया। इसकी रिपोर्ट में कई सिफारिशें प्रस्तावित की गई थी, जैसे कि द्वैध शासन को खत्म करना, प्रांतों में बड़े परिमाण में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की निरंतरता। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार नए संवैधानिक ढांचे को बनाने में भारतीयों को पूरी तरह से शामिल करने के लिए 1930 के दशक में गोलमेज सम्मेलनों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इन सम्मेलनों में ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय देशी रियासतों के सदस्य शामिल थे। सम्मेलनों की चर्चाओं के आधार पर एक संवैधानिक सुधार पर श्वेत पत्र का प्रारूप तैयार किया गया। ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति को प्रस्तुत किया गया और समिति की सिफारिश को कुछ संशोधनों के साथ 1935 के भारत शासन अधिनियम में शामिल कर दिया गया। ये था इसका पृष्ठभूमि। अब देखते हैं इसमें प्रावधान क्या क्या थे। तो इसमें जो पहला प्रावधान था वो था प्रांतीय जो स्वायत्ता है उसका इसमें प्रावधान किया गया। प्रांतीय, हाँ, प्रांतीय स्वायत्ता। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत की। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की शुरुआत की गई। गवर्नर को प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना आवश्यक था। हालांकि यह केवल 1937 से 1939 तक ही संचालन में था। जो गवर्नर था हमारा, उनको प्रांतीय जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्री थे, उनकी सलाह पर कार्य करना आवश्यक हो गया था। द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में लगा दिया। इसने केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान किया, अर्थात संघीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित रिजर्व विषयों में विभाजित किया गया। हालांकि ये कभी प्रचलन में नहीं आया था। प्रांतों में द्विसदनीयता। इसने 11 प्रांतों में 6 द्विसदनात्मक की शुरुआत की। जैसे ये 6 प्रांत थे: बंगाल, बंबई, मद्रास, असम, संयुक्त प्रांत और बिहार। अभी भी जो इंडिया में 6 प्रांत ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय व्यवस्था है। द्विसदनीय व्यवस्था है। शक्तियों को विभाजन कर दिया गया। इसने शक्तियों को केंद्र और प्रांतों के बीच 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर में निहित है। ये जो प्रावधान है अभी भी हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। अखिल भारतीय संघ, इकाइयों के रूप में प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। हालांकि संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि रियायतें इसमें शामिल नहीं हुई थी। अखिल भारतीय संघ भी बनाया गया, लेकिन रियायतें इसमें शामिल हुई। पृथक निर्वाचक मंडल का विस्तार किया गया। इसने दलित वर्गों, अनुसूचित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक से निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया। पृथक से निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया। और क्या किया गया? मताधिकार का इसमें विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार का अधिकार मिला। संघीय न्यायालय, एक संघीय अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था, जिसे 1937 में स्थापित किया गया था।
और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और साख को नियंत्रित करने के लिए एक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया 1 अप्रैल 1935 को। इसका स्थापना की गई। जो आज का रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना 1935 के शासन अधिनियम से मिलती है। फिर उसके बाद में देखा जाए तो इसने लोक सेवा आयोग का सृजन किया। जो लोक सेवा आयोग है उसका सृजन किया। संघीय लोक सेवा आयोग FPSC और प्रांतीय लोक सेवा आयोग व 2 या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का सृजन किया। अधिनियम का महत्व क्या था? अब महत्व यह था कि भारत शासन अधिनियम का ब्रिटिश जो भारतीय प्रांतों में पूरी तरह से उत्तरदायी सरकार लाना था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 1937 में सभी प्रांतों में पहली बार बड़े पैमाने पर चुनाव भी आयोजित किए गए थे। अधिनियम द्वारा अनुशंसित संघ अस्तित्व में नहीं आया था क्योंकि इसे रियासतों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया ऑल इंडिया फेडरेशन। हालांकि संविधान में कई प्रावधान इस अधिनियम से लिए गए थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस अधिनियम ने भारत को संसदीय लोकतंत्र के मार्ग पर लाने में मदद की। मतलब जो भारत में संसद की जो आज की व्यवस्था है वो अधिकांश जो मिलती जुलती 1935 के शासन अधिनियम से है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद में फिर आ गया था भारत शासन 1935 के फिर लास्ट में आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तब जाके हम भारत और पाकिस्तान दो नए देश बना दिए गए और भारत स्वतंत्र देश बन गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।